आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दोस्तों, अगर मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करूं तो उसमें सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा हीट के बारे में। हीट जो होती है ना दोस्तों यार, दैट इज़ अ लो ग्रेड एनर्जी, और इसके पास में कुछ पार्ट जो होता है वो अवेलेबल होता है जो वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। एक सिंपल लॉजिक के साथ समझते हैं कि अगर मैं वर्क की बात करूँगा तो वर्क होता है तुम्हारा हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी, और हीट जो है वो तुम्हारे क्या है, लो ग्रेड ऑफ एनर्जी। आप वर्क को, एक हाई ग्रेड इंसान को आप कंप्लीटली लो ग्रेड इंसान में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एक लो ग्रेड इंसान, जैसे एक लो ग्रेड एनर्जी हीट, उसको आप कंप्लीटली हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। कुछ ना कुछ पार्ट जो है उसमें वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। उसी पार्ट ऑफ द एनर्जी, उसी पार्ट ऑफ द हीट को हम अनअवेलेबल एनर्जी बोलते हैं, और ये अनअवेलेबल पार्ट ऑफ द एनर्जी का कॉज है, इसका रीज़न है एंट्रोपी। जितना सिस्टम में मिस अरेंजमेंट होगा, जितना सिस्टम में रैंडमनेस होगी, उतना पार्ट जो है सिस्टम का वर्क में, हीट का वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है? देखिए दोस्तों यार, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा और आपको एक चीज़ तो समझ में आया कि ये जो पहला लॉ था ना यार, वो क्वालिटी को दिखा रहा था। अब वो पहला लॉ जो था वो क्वांटिटी को दिखा रहा था, क्वालिटी को नहीं। वहाँ सिंपल बात थी कि इतना हीट का अमाउंट है, इसमें से इतना अमाउंट इंटरनल एनर्जी में चेंज किया और इतना अमाउंट ने वर्क किया, उसने क्वांटिटी की बात की। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज़ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लियर है? बट नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दोस्तों किसकी बात करें हम, इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, ये आपको सिखा रहा है, किसके बारे में बता रहा है, ये क्वालिटी के बारे में बता रहा है, ना कि क्वांटिटी के बारे में। तो यहाँ क्वालिटी की बातें चलेगी। क्लियर? तो हीट का समझ में आया। हीट जिसको हम बोल सकते हैं माय डियर कि ये क्या होगा, एक लो ग्रेड एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? एक लो ग्रेड एनर्जी। क्लियर है? तो दिस इज योर लो ग्रेड एनर्जी। ठीक है? नाउ अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आइडियली देखा जाए तो ऐसा एक स्टेटमेंट नहीं है, इसके अंदर हम दो स्टेटमेंट के थ्रू हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से समझेंगे। उसमें जो पहला स्टेटमेंट दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। देखिए केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या है। केल्विन अंकल ने एकदम सीधी सी बात बोली कि मैं लो ग्रेड एनर्जी को कंप्लीटली हाई ग्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने बोला यार, लो ग्रेड एनर्जी को कंप्लीटली हाई ग्रेड में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है, कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी लॉस तो ज़रूर होगा। क्लियर है? हम कंप्लीटली नहीं कन्वर्ट कर सकते लो ग्रेड को हाई ग्रेड में। क्लियर हो गया यहाँ पे? और अब ये सिंपल सी बात है यार, एक एग्जांपल से हम समझेंगे। मान लीजिए यार, हम कोई लो ग्रेड पर्सनालिटी है एंड वी वांट कि हम उसको एक हाई ग्रेड पर्सनालिटी बनाएं, है ना। एक तो उस केस में आप उसको बना ज़रूर देंगे, आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर लाएंगे, लेकिन आप उसको कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते। कभी ना कभी आपको पता चल ही जाएगा कि ये लो ग्रेड पर्सन है। ठीक है ना? तो आप नो डाउट हाई ग्रेड को कंप्लीटली लो ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन लो ग्रेड को कंप्लीटली हाई ग्रेड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो यहीं पे लो ग्रेड एनर्जी इज द हीट, वी कांट कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू वर्क, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये हमारे केल्विन अंकल ने बोला। अब इसको अगर हमें समझना है तो हमें बात करनी पड़ेगी किसके बारे में? हीट इंजन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? हम हीट इंजन के बारे में। ये हीट इंजन क्या काम करता है? हीट इंजन का काम ही होता है हीट को कन्वर्ट करना किसके अंदर? वर्क में, है ना। दिस इज द डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ये किस में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है? थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा। ये थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने वाला है। क्लियर है? तो ये थर्मल एनर्जी को जो है मैकेनिकल वर्क में जो है माय डियर कन्वर्ट करने वाला है। अब यहाँ तक तो क्लैरिटी आया हमें
कि भाई हम थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेंगे, ऐसी डिवाइस को हीट इंजन बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हीट इंजन के पास में एक होता है सोर्स, जिसको हम बोलेंगे हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। क्या बोलते हैं जिसको हम? एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। इसको हम डिनोट करेंगे किससे? TH से। अब हमारा काम क्या होगा? एक साइक्लिक डिवाइस हमने लिया जिसको हम हीट इंजन बोल रहे हैं। हीट इंजन इज द साइक्लिक डिवाइस। और दूसरा जो आ रहा है दैट इज सिंक, जिसको हम TL से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज लो टेम्परेचर रिजर्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे होगा क्या? देखिए, TH मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब क्या हो रहा है? रिजर्वायर का मतलब जिसमें से तुम हीट निकाल रहे हो। बड़े ध्यान समझना, जिसमें से तुम क्या कर रहे हो? हीट निकाले जा रहे हो, है ना। रिजर्वायर का एक सिंपल मीनिंग समझो, जिसमें से तुम हीट निकाल रहे हो लेकिन उसकी हीट ख़त्म नहीं हो रही। जैसे आज आप अरेबियन सी में से गए, एक बकेट भर के वाटर लेके आए, क्या अरेबियन सी का वाटर ख़त्म हुआ? क्या नहीं हुआ यार, अरेबियन सी का वाटर अभी भी उतना ही है। ठीक है, तो वैसे ही हो रहा है कि सोर्स में से हीट इंजन जो है, एक साइक्लिक डिवाइस जो है, हीट इंजन उसमें से हीट को लेता है, लेकिन उसका टेम्परेचर अभी भी कम नहीं होगा, उसका टेम्परेचर TH ही रहेगा। और ये इसमें से इसने हीट लिया, दैट इज QH अमाउंट ऑफ हीट जो है उसने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द सोर्स। अब ये हीट इंजन क्या करेगा? जो ये हीट लिया है उसमें से उसको किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल वर्क में इसने वर्क में कन्वर्ट किया। लेकिन केल्विन अंकल ने क्या बोला कि भाई हम पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डैट QH इज नॉट इक्वल टू W। दिस QH इज नॉट इक्वल टू W। QH W के इक्वल होगा ही नहीं, पूरा हीट वर्क में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। जब पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगा, और दैट लॉस ऑफ हीट इज QL। और वो लॉस ऑफ हीट क्या है? QL। और ये लॉस ऑफ हीट किसको दी जा रही है? लो टेम्परेचर को, सराउंडिंग को, सिंक को दी जा रही है। तो यहाँ हमारा केल्विन अंकल क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आप किसी साइक्लिक डिवाइस को चलाना चाहते हो तो आपको एक नहीं 2 रिजर्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी भी साइक्लिक डिवाइस को सिंगल रिजर्वायर की हेल्प से नहीं चला सकते। नॉट एबल टू, ये जो लिखा हुआ ये विच है, विथ है ना, नॉट एबल टू वर्क विथ सिंगल रिजर्वायर। एक सिंगल नहीं, 2 रिजर्वायर चाहिए, एक जिससे हीट लें, दूसरा रिजर्वायर जिसको हम जो वेस्ट हीट है, अनअवेलेबल पार्ट ऑफ द हीट है, जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, उसको हम दे देते हैं सिंक में। तो यहाँ से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है कि अगर मुझे हीट इंजन का, माय डियर, हीट इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है, किसका? ये ईटा का मतलब क्या होता है दोस्तों? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है तो एफिशिएंसी हमेशा होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। हियर आउटपुट इज व्हाट? वर्क। यहाँ पर आउटपुट क्या है? वर्क। और इनपुट क्या है? जो आपने हीट सप्लाई किया है हीट इंजन को, और हीट सप्लाई कितना हुआ है? दैट इज QH। तो आप ये समझ पाए होंगे कि ये जो वर्क है हमारा, ये जो वर्क है, ये वर्क किसके इक्वल हुआ? दैट इज QH माइनस ऑफ QL। तो यहाँ एक और चीज़ समझ में आया कि ये हीट जो है वो वर्क के इक्वल नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी कभी 100% नहीं होगी। ये भी किसने बोला? केल्विन अंकल ने। तो माय डियर, तो मुझे एक चीज़ समझ में आया, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हुआ QH माइनस ऑफ QL
अपॉन क्यू एच, दैट इज़ 1 माइनस ऑफ क्यू एल अपॉन क्यू एच। तो क्यू एल का मतलब क्या हो रहा है, क्यू एच का मतलब क्या हो रहा है, दैट इज हीट सप्लाई टू द हीट इंजन, और क्यू एल का मतलब हीट रिलीज बाय हीट इंजन। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हुआ हमारा केल्विन प्लैंक के बारे में। आई होप ये क्लैरिटी आ गया दोस्तों। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा हीट इंजन का फॉर्मूला क्या है, तो आप ये बात दिल दिमाग आत्मा में बिठा देना, डेट इज़ 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच जो है ये इसके हीट इंजन का फॉर्मूला होता है, हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अगला जो स्टेटमेंट था डेट इज़ क्लॉशियस स्टेटमेंट। माय डियर, हमने सब लोगों ने अपने घर में एसी देखा है, रेफ्रिजरेटर देखा है, हीट पंप देखा है। अगर मैं एसी की बात करूँ, रेफ्रिजरेटर की बात करूँ, ये क्या करते हैं बताओ? ये एक लो टेम्परेचर से हीट को निकाल के हाई टेम्परेचर में जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, है ना। आपके रूम को ठंडा रखने का काम किया जा रहा है, उसमें मतलब लो टेम्परेचर से हीट को लेकर हाई टेम्परेचर में भेजा जा रहा है। क्या ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें, बिना कोई एसी के, बिना कोई रेफ्रिजरेटर के, बिना कोई मशीन के, बिना कोई एक्सटर्नल डिवाइस के हीट को क्या हम लो टेम्परेचर से निकाल कर हाई टेम्परेचर में फेंक सकते हैं? नहीं जी, पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। यही बोला है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव नेट हीट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। क्लियर है? अब यहाँ पे वर्क करने वाले, तो क्लॉशियस स्टेटमेंट क्लियर हुआ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्लियर हुआ। केल्विन बोल रहा है कि हम हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हीट इंजन का एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता। क्लॉशियस बोल रहा है लो टेम्परेचर की से हीट को हम हाई टेम्परेचर में नहीं भेज सकते बिना कोई एक्सटर्नल सोर्स के। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? रिवर्स हीट इंजन की। रिवर्स हीट इंजन, ओहो, ये क्या है? हीट इंजन ने क्या किया था? हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट लिया, उस हीट में से यूज़फुल वर्क निकाला, रिमेनिंग पार्ट को क्या कर दिया उसने, जो है बाहर फेंक दिया, जो वेस्ट था, जो अनअवेलेबल पार्ट था, जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और उसने वो क्यूएल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिंक को दे दिया। रिवर्स क्या कर रहा है? रिवर्स करेगा, देखिए अभी बड़े ध्यान से समझना। ये रहा तुम्हारा सोर्स, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टीएल, ये रहा तुम्हारा RHE रिवर्स हीट इंजन, और ये रहा तुम्हारा सिंक लो टेम्परेचर रिजर्वायर। यहाँ से ये हीट को ले रहा है, डेट इज़ क्यूएल। और देखिए, लो से हीट को निकाल के हाई में फेंकने के लिए हमें वर्क मिलेगा नहीं, हमें वर्क करना पड़ेगा। हियर वर्क नॉट आउटपुट नहीं है, यहाँ वर्क इनपुट है। WIN मतलब होता है वर्क इनपुट। दैट इज़ इनपुट वर्क। और ये जो है वापस से किसको दे देता है? सोर्स को दे रहा है वापस से, है ना। तो अब यहाँ से लो से हीट निकाल के जो है हाई टेम्परेचर में भेजा जा रहा है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है। डेट QH यू कैन से डेट QL प्लस WI वर्क इनपुट, जिसको हम W भी लिख देते, चलो कोई नहीं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब ऐसे रिवर्स हीट इंजन के कौन कौन से एग्जाम्पल कौन है? एक होता है रेफ्रिजरेटर और एक होता है हीट पंप। यहाँ पे आप कभी एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे। रिवर्स हीट इंजन वाले केस में आप कभी एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे। वाई? बिकॉज यहाँ तो हमेशा आउटपुट इनपुट से ज़्यादा ही होगा यार।
हमेशा आउटपुट, ये देखिए आउटपुट इज़ योर क्यू एच, इनपुट इज़ डब्ल्यू आई एन, और क्यू एच मिल रहा है क्यू एल प्लस डब्ल्यू, तो ऐसे तो एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए रिवर्स हीट इंजन वाले केस में आप एफिशिएंसी नहीं यूज़ करते हैं, आप वर्ड यूज़ करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसको हम डिनोट कर देंगे बेटा बीटा से, एंड दैट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है देखिए, बड़े ध्यान से समझेंगे, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। क्या फॉर्मूला है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या बना है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब समझते हैं बेटा, मेरे पास में दो तरह के रिवर्स हीट इंजन मिलेंगे। एक होगा हमारा कौन सा, देखो एक हम बात करेंगे किसकी, रेफ्रिजरेटर, इसका हमारे स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में तो पूरा वर्किंग ही है, जो लास्ट में थोड़ा मैं समझा दूंगा आपको, पूरा वर्किंग दे दिया है भाई महाराष्ट्र बोर्ड वालों ने। तो पहला है हमारे पास में क्या आएगा, रेफ्रिजरेटर आएगा। अब ये रेफ्रिजरेटर क्या है, देखो अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो इसमें क्या काम आता है, रेफ्रिजरेटर का काम क्या है भाई, हमारे जो लो टेम्परेचर है ना, चाहे हम बात करें हमारे एसी, दो कोई भी एयर कंडीशनर हो या रेफ्रिजरेटर हो, दोनों का काम होता है कि जो ठंडा माहौल है वो ठंडा रहे। रेफ्रिजरेटर में भी वो जो बॉक्स से डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर माहौल हमेशा ठंडा ही रहे, उसमें कुछ भी आपका हीट आती है वो हीट को लेता है और बाहर फेंक देता है। तो उसका काम होता है कि लो टेम्परेचर को लो ही मेंटेन रखना। उसका जो डिज़ायर है भाई वो है लो टेम्परेचर को लो मेंटेन रखना, वो उसका डिज़ायर है। तो मतलब इस सिंक में से हीट क्यूएल को निकालना इज़ द डिज़ायर, इस सिंक में से हीट क्यूएल को निकालना इज़ द डिज़ायर। तो यहाँ डिज़ायर्ड इफेक्ट में आएगा क्यूएल अपॉन वर्क, और वर्क इनपुट जो है वो क्या होगा, डेट इज़ क्यू एच माइनस ऑफ क्यू एल। आप निकाल सकते हैं यहाँ से, W इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू एल हो जाएगा ये यहाँ से, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? तो अभी हमें रेफ्रिजरेटर का बीटा मिल चुका है। एक और डिवाइस है जो रिवर्स हीट इंजन पे काम करती है, इसको हम बोलते हैं हीट पंप। उसकी डिज़ायर क्या होती है? उसकी डिज़ायर बेटा एक ही है। वो हीट पंप का उद्देश्य क्या है कि भाई, और वो रूम को गर्म रखना। पंप, आप हीट पंप क्या, हीटर जैसा हो गया ये, है ना। हीट पंप इज़ लाइक अ हीटर, कि भाई रूम को गर्म रखना हमारी इच्छा है। तो मतलब हाई टेम्परेचर को हीट सप्लाई करना इज़ द डिज़ायर। क्यू एच, हाई टेम्परेचर को हीट सप्लाई करना, हाई टेम्परेचर हाई ही मेंटेन रहे, है ना, हाई टेम्परेचर हाई ही मेंटेन रहे, दैट इज़ आर डिज़ायर। तो क्यू एच देना हाई टेम्परेचर को इज़ द डिज़ायर। तो वहाँ डिज़ायर्ड इफेक्ट में आप यहाँ लिख दीजिए क्यू एच अपॉन वर्क इनपुट, मतलब क्यू एच माइनस क्यू एल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ एक और अच्छा नोट हम लिखेंगे, अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो आप देखोगे कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो है वो COP ऑफ हीट पंप का उल्टा है। फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पर ये QH माइनस QL आ रहा था अपॉन QH, इधर आ रहा है QH अपॉन QH माइनस QL, तो इसका रिवर्स कर दीजिए। इवन वन मोर थिंग, एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप, सॉरी COP ऑफ हीट पंप, अगर वो निकालना है तो आप COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में +1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। तो ये भी एक हमारे दिमाग में फॉर्मूला, यहाँ +1 करके देखिए, आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा QH
अपॉन QH माइनस QL। क्लियर है? तो ये दो अच्छे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं जो आपके CET के एग्जामिनेशन में भी काम आ सकते हैं। पता नहीं, मे भी JEE में भी पूछ ले और नीट में पूछ ले, तो हमें याद रखने हैं सेफर साइड। चलिए, ये तो हुआ हमारा क्लॉशियस की बात। तो हमने बड़े आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दोनों स्टेटमेंट्स को समझा। चलिए फ्रेंड, अब हम समझेंगे कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन को। दोस्तों, दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल इंजन। ये कौन सा इंजन है? हमारा हाइपोथेटिकल इंजन है ना, कोई रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। और ज़ोरदार बात है कि हमने बोला था कि एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन की 100% नहीं हो सकती है, पर भाई जो कार्नोट की एफिशिएंसी है ना, दैट इज़ योर मैक्स एफिशिएंसी। और ये भी हम इसमें जो वर्किंग फ्लूइड जो लेते हैं, दैट इज़ योर आइडियल गैस। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि भाई ये जो है हमारा हाइपोथेटिकल है। तो मतलब अगर तुम्हें जैसे बोलते हैं ना यार, हमारा टारगेट जो होना चाहिए 100 नंबर होने चाहिए, वैसे ही किसी हीट इंजन को बनाया जाता है तो उसमें जो टारगेट जो होना चाहिए कि भाई हम एटलीस्ट कार्नोट एफिशिएंसी के आजू बाजू में आने की कोशिश करें, जो हम मैक्स टू मैक्स पहुंच सकते हैं इस टेम्परेचर की रेंज में। तो वो एफिशिएंसी जो है वो हमें कौन सी मिलेगी? कार्नोट एफिशिएंसी मिलेगी। तो दिस इज़ हाइपोथेटिकल इंजन। वर्किंग फ्लूइड इज़ दी, यहाँ पे जो आपका वर्किंग सब्सटेंस रहने वाला है वो क्या रहेगा? दैट वर्किंग सब्सटेंस इज़ आइडियल गैस। इसकी एफिशिएंसी कभी भी, किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100 नहीं हो सकती है, बट इसकी एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम होगी। दैट्स वाई कार्नोट एफिशिएंसी इज़ द मैक्स एफिशिएंसी। इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। ये ध्यान से समझने की बात। एक और चीज़ यार दोस्त, मैं यहाँ समझाता हूँ ना, वाई आई एम सेइंग दिस इज हाइपोथेटिकल, बिकॉज आइसोथर्मल इज़ द स्लो प्रोसेस, एडियाबैटिक इज़ द फास्ट प्रोसेस। तो हो क्या रहा है? एक स्लो के बाद एक फास्ट प्रोसेस, स्लो के बाद एक फास्ट प्रोसेस, जो आइडियली अगर हम मोमेंटम नाम की भी एक चीज़ होती है उसको भी देखें तो उसके हिसाब से भी स्लो देन सडन, स्लो देन सडन फास्ट, देन स्लो फास्ट, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अभी इसको हम, इस साइकिल को, कार्नोट साइकिल को हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ योर PV डायग्राम। और उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हमने बोला कि 2 प्रोसेस आइसोथर्मल होगी और 2 प्रोसेस एडियाबैटिक होगी। तो पहली प्रोसेस जो है AB प्रोसेस, जिसको हमने क्या बोला है? आइसोथर्मल एक्सपांशन, और बोल सकते हैं आइसोथर्मल हीट एडिशन। यहाँ पर हमारा आइसोथर्मली क्या हो रहा है? हीट एडिशन जो है दोस्तों वो हो रहा है। क्लियर है? अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ऑब्वियस बात है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ 0 होगी। और A पॉइंट और B पॉइंट, ये दोनों जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये आइसोथर्मल है तो इनका टेम्परेचर सेम होगा। एंड दिस इज़ द हायर टेम्परेचर विच इज़ TH। क्लियर है? और ये रहा CD वाला पॉइंट, इसका भी टेम्परेचर जो आप बोल सकते हैं डेट इज़ TL। ठीक है, CD भी आइसोथर्मल है, AB भी आइसोथर्मल है। B से C वाला प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है, D से A वाला प्रोसेस जो है एडियाबैटिक है। तो मैंने बता दिया कौन सी 2 आइसोथर्मल है, कौन सी 2 एडियाबैटिक है। अभी ये जो डेरिवेशन बता रहा हूँ आइडियली बोर्ड्स में नहीं है, बोर्ड्स में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है कि कार्नोट होता क्या है, कार्नोट के अंदर कौन सी प्रोसेस है, उसका डायग्राम। बट मैं आपको बेसिक थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे इसका एक्सप्रेशन डिराइव हुआ है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो जितना हमने हीट सप्लाई किया है उतना ही वर्क डन होने वाला है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। आइसोथर्मल में हीट एडिशन का फॉर्मूला होता है डेट इज़ nRT लॉग नेचुरल लॉग हायर वॉल्यूम V2 बाय V1। क्लियर है? तो डेट इज़ यहाँ पर NR इस पॉइंट पर टेम्परेचर है, TH लॉन फाइनल पॉइंट का वॉल्यूम अपॉन इनिशियल पॉइंट का वॉल्यूम VB अपॉन VA। दूसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? 0। तो यहाँ पे जो हम वर्क निकालने वाले हैं, पहला वर्क AB प्रोसेस का मिल गया हमें, BC का वर्क निकाल रहे हैं। तो एडियाबैटिक में आपको पता होगा फॉर्मूला वर्क का, डेट इज़ P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब इस फॉर्मूले में हम P 2 पॉइंट C है और 1 पॉइंट जो है वो B है,
तो हम इसको पी को NRT भी लिख सकते हैं, NRTL माइनस NRTH अपॉन 1 माइनस गामा। NR को कॉमन निकाला। एक काम कीजिए, आप नेगेटिव को भी बाहर निकाल दीजिए, आगे जाके इस डेरिवेशन को और अच्छे से करने में काम आएगा। तो TH माइनस TL के फॉर्मेट में मिल गया है, नेगेटिव ऑफ NR TH माइनस TL अपॉन 1 माइनस गामा। ये हमें वर्क डन मिल चुका है। बिकॉज दिस इज़ अ एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में एक और फार्मूला होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच के रिलेशन का, एंड दैट फार्मूला इज़, और वो फार्मूला हमारा क्या है, टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का पावर गामा माइनस 1। तो वही किया, TC अपॉन TB को हमने लिखा VB अपॉन VC का होल पावर गामा माइनस 1। TC किसके इक्वल है, TL के, TB किसके इक्वल है, TH के, वो लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, आगे काम आने वाला है। तीसरा प्रोसेस क्या है हमारा, CD, एंड द CD इज़ द, देखिए पहले A से B में वॉल्यूम बढ़ा, B से C में भी वॉल्यूम बढ़ा, तो बोथ process are the expansion process. Now C to D we are going, and the C to D we are going, तो यहाँ पर वॉल्यूम is decreasing, that's why it's a compression process. और इसी प्रोसेस में हम देखते हैं कि हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है, तो दिस इज़ द हीट रिजेक्शन प्रोसेस, यहाँ से हीट रिलीज हो रही है। क्लियर है, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लगाइए, NRTL लॉन VD बाय VC। ठीक है, NRT लॉन V2 बाई V1 होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट जो है वो कौन सा है, D, 1 पॉइंट जो है वो है C। ठीक है, अब अगला जो प्रोसेस है, हम जा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, D से A तक, D से A तक भैया जी, D से A तक। कम A हो रहा है एडियाबैटिक कंप्रेशन, हीट ट्रांसफर यहाँ पर भी 0 होगा। वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं, एंड दैट वर्क डन का फॉर्मूला फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस सेम, NR T2 माइनस T1, यहाँ T2 फाइनल पॉइंट इज़ यहाँ TH है माइनस TL अपॉन 1 माइनस गामा। दिस इज़ द वर्क डन का फॉर्मूला। सिमिलरली एडियाबैटिक प्रोसेस आया, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन निकाला, और वही फार्मूला T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, TA अपॉन TD को हम लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का पावर गामा माइनस 1। TA अपॉन TD इज़ इक्वल टू VD बाई VA का होल पावर गामा माइनस 1। TA को TH लिख दिया, TL लिख दिया। भाई दोनों को ध्यान से देखो, TH बाई TL का रेशियो दोनों दे रहे हैं, है ना, इसको रेसिप्रोकल कर देना ऊपर TL बाई TH वाले को, दोनों दे रही है। तो 1 और 2 को अगर हम इक्वेट करते हैं तो वहाँ से हमें एक बहुत बढ़िया रिलेशन मिलता है, और वो रिलेशन है VB बाई VA इक्वल टू VC बाई VD। अब इससे होगा क्या, हम ये चारों प्रोसेस के वर्क को ऐड करते हैं, नेट वर्क अपॉन हीट सप्लाइड जो है वो हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। चारों प्रोसेस के वर्क को आप ऐड कीजिए, जब आप ऐड करेंगे यू विल सी डैट कि आपको फाइनल में ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। तो 1 प्लस NRTL लॉन VD बाई VC अपॉन NRTH लॉन VB बाई VC। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक और चीज़ पता है ना, VC बाई VD जो है वो VB बाई VA के इक्वल है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कैसे भी करके जो है ये VB बाई VA ये दिखाई दे रहा है, तो ये VD बाई VC को VC बाई VD लाने के लिए मैं नेगेटिव साइन इसमें से निकालता हूँ। तो आपको पता है ना, लॉग में अगर ऐसा लिखा हुआ होता, लॉग VD बाई VC है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग VC बाई VD का होल पावर -1, और लॉग में पावर आगे आ जाती है, माइनस लॉग VC बाई VD हो जाएगा, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो उससे होगा क्या, NR से NR कैंसिल, और ये पूरी दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, और बचेगा 1 माइनस TL अपॉन TH। ये तेरी एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। सिर्फ ये प्रूव करने के लिए बेटा मैंने ये बताया है, बाकी ये डेरिवेशन हमारे बोर्ड्स में नहीं है। आप चारों प्रोसेस के नाम लिख देंगे, इक्वेशन लिख देंगे तो भी बहुत है। तो एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस TL अपॉन TH, और एफिशिएंसी, ऐसे एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो रहा है 1 माइनस QL बाई QH। तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वी कैन से दैट कार्नोट बोल रहा है कि जो हीट का रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, टेम्परेचर रेशियो के इक्वल होगा। और याद रहे यहाँ टेम्परेचर किस में रखने हैं, केल्विन में। इसी को हम कार्नोट प्रिंसिपल, और कार्नोट एफिशिएंसी का फॉर्मूला, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है आपको कोई भी हीट इंजन की, तो उसका लोअर टेम्परेचर दिया होगा,
हायर टेम्परेचर दिया होगा, आप पहले केल्विन में कन्वर्ट करें और फॉर्मूला लगा दें 1 - TL/TH। क्लियर हो गया यहाँ तक। और वही रेफ्रिजरेटर में भी आपको मैक्सिमम COP निकालना है, हीट पंप का भी मैक्सिमम COP निकालना है। जस्ट रिप्लेस हीट बाय टेम्परेचर। याद रहे टेम्परेचर रखना किस में है, केल्विन में। तो वहाँ QL/QH - QL था, हियर TL/TH - TL हो जाएगा। और हीट पंप का जो हमारा COP है वहाँ पर QH/QH - QL था, वो TH/TH - TL हो जाएगा। क्लियर हो गया एवरीबडी। नाउ एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन हम करते जाते हैं। कार्नोट हीट इंजन की अगर बात करें, वो 2 जूल ऑफ हीट रिजर्वायर से ले रहा है एट 500 केल्विन। ओहो, मतलब तेरा TH कितना है, 500 केल्विन है। डज सम वर्क एंड रिजेक्ट सम हीट। ओके, कुछ वर्क कर रहा है और कुछ हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो मुझे वो वर्क निकालना है और वो कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है वो निकालना है। और रिजर्वायर एट द 350 K, तो ये तो समझ गया होगा 350 K लिखा है, मतलब ये लो टेम्परेचर है दोनों में। तो तेरे को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, कार्नोट है, कार्नोट एफिशिएंसी लगा दे। 1 माइनस तेरे को सिंपल फार्मूला लगाना है। ये तेरे पास QH दिया हुआ है, तो सीधा फार्मूला लगा एफिशिएंसी का 1 - TL/TH। यहाँ से तुझे एफिशिएंसी मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, एफिशिएंसी निकाल दिया हमने। तो ये क्या होगा, एफिशिएंसी 1 - TL होगा 350/500। सॉल्व करके एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में तुझे और क्या निकालना है, वर्क कितना किया है और हीट सप्लाई कितना किया है। तो तुझे कार्नोट प्रिंसिपल पता है, TL/TH इज इक्वल टू QL/QH। हीट का रेशियो इज इक्वल टू वर्क का रेशियो। TL दिया है, TH दिया है, QH दिया है, वहाँ से QL निकाल। और जैसे ही तू QL निकाल देता है, फिर तुझे वर्क निकालना है। तो वर्क कैसे निकालेगा, QH - QL से। आई होप तुझे यहाँ तक समझ में आ गया है ना। कार्नोट का पार्ट समझ में आ गया है, कार्नोट साइकिल समझ में आ गया है, कार्नोट एफिशिएंसी क्या होती है, 1 - TL/TH होता है। दोनों टेम्परेचर को आपको केल्विन में रखना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेटर का। मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ, वो स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो हमारे STB में वो वर्किंग दिया हुआ। चलिए किड्स, अभी जो अगला पार्ट है वो हमारा रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने बताया था कि रेफ्रिजरेटर जो है उसका काम क्या होता है कि लो टेम्परेचर से हीट को लेकर हाई टेम्परेचर में भेजना। मतलब कि इस रेफ्रिजरेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, किसी भी स्पेस में से हम हीट को लेके, हीट को निकाल के कहाँ भेज रहे हैं, सराउंडिंग में भेज रहे हैं। उससे हमेशा लो टेम्परेचर जो है वो हमेशा लो ही मेंटेन रहेगा। क्लियर। अगर मैं बात करूँ रेफ्रिजरेटर की, अगर बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो बड़ा एक सिंपल सा है। देखिए, मैं अगर रेफ्रिजरेटर को समझूँ तो ये टोटल 4 पार्ट में मिलके बना हुआ है। पहला पार्ट क्या हो गया, इसमें कंप्रेसर है ना, जो क्या करता है, हमेशा प्रेशर को बढ़ाता है। दूसरा पार्ट क्या हो गया हमारा, कंडेंसर। क्या हो गया दूसरा पार्ट, कंडेंसर, जो कूल डाउन करता है, ठंडा करता है। तीसरा पार्ट है एक्सपांशन वॉल्व, ये भी क्या करता है, ये हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है। और चौथा पार्ट है इवोपरेटर कॉइल, जो बेसिकली क्या कर रहा है कि जो भी कोई लो टेम्परेचर पे फ्लूइड आया है उसका टेम्परेचर को ये बढ़ा रहा है। तो तेरा इवोपरेटर कॉइल तू कहाँ रखेगा, रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो बॉक्स जो है ना, तेरा डिब्बा जो है ना फ्रिज का, उसके अंदर क्या है, इवोपरेटर कॉइल, ये समझ ले। और बाहर जो तुझे वो जो कॉइल दिख रही है वो तेरी कौन सी कॉइल है, कंडेंसर कॉइल है। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई एकदम बढ़िया से, है ना। अब ये हमें समझ में आया कि ये जो पार्ट है ये भैया अपना कौन सा पार्ट है, दिस इज़ योर आउटसाइड पार्ट। अब देख काम कैसे चल रहा है, बड़े ध्यान से समझना। इसके अंदर जो फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोल रहे हैं, बेसिकली वो फ्लूइड क्या होता है, आइसोब्यूटेन होता है। वो आइसोब्यूटेन जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो ये आइसोब्यूटेन होते हैं इसके अंदर फ्लूइड। ठीक है, अलग अलग तरीके के होते हैं, अभी हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। और ये जब फ्लूइड फ्लो करता है ना, तो बेसिकली ये लिक्विड और वेपर
मिक्सचर ऑफ द लिक्विड और वेपर फेज की तरह कुछ रहने वाला है। ठीक है, देखो बड़े ध्यान से समझना होगा क्या। ये रहा एक्सपांशन वॉल्व, यहाँ पर ये लिक्विड वाली स्टेट पे है, यहाँ पर ये गैस वाली स्टेट पे है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करता है एक्सपांशन वॉल्व में। एक्सपांशन वॉल्व तेरी होती है नोजल जैसी। कैसी होती है? नोजल जैसी। नोजल आपको पता है जो क्या करेंगे, यहाँ से लिक्विड को एंटर करवाएंगे, यहाँ से बाहर निकालेगा, यहाँ हाई प्रेशर में एंटर करेगा, लो वेलोसिटी में एंटर करेगा, यहाँ से हाई वेलोसिटी से निकलेगा लेकिन लो प्रेशर में निकलेगा। समझा? ठीक है, तो नोजल वेलोसिटी बढ़ाता है बट प्रेशर को कम कर देता है। तो लिक्विड फेज में रेफ्रिजरेंट नोजल में एंटर किया और उसने क्या उस रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कर दिया है लो। प्रेशर को कम करने की वजह से उसका फेज चेंज हो गया, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन देखो बाहर से कंडेंसर से आया है तो ठंडा गैस है, कूल गैस। फिर ये कूल गैस हाई वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है इवोपरेटर कॉइल में, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर की तरफ है। यहाँ जो भी हीट होगी ये उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ये एब्जॉर्ब करके क्या कर देता है? अपने टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अब अपना टेम्परेचर उसने बढ़ा दिया है। अब ये कूल गैस से जब ये पूरे इनसाइड द रेफ्रिजरेटर घूम के बढ़िया से सारी हीट को एब्जॉर्ब करके आ जाता है। लो प्रेशर में ज़रूर है बट नाउ इट बिकम हॉट गैस। गर्म गैस बन चुकी है, हॉट गैस बन चुकी है। अब ये हॉट गैस है, प्रेशर भैया हमारा अभी भी लो है। हमें पूरे वो बाहर देख रहे हो आप, रेफ्रिजरेटर के बाहर पूरी इतनी बड़ी कॉइल, वो गोल 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 इस तरह से, ये इस तरह से टर्न लेके ऐसे पूरा बढ़ाया गया है। पूरा उतना ट्रैवल करना है तो भाई मुझे प्रेशर चाहिए मोशन के लिए। उस गैस को मूव करने के लिए सफिशिएंट प्रेशर चाहिए तो ही वो मूव कर पाएगी, तो ही वो इतने हाइट तक चढ़ाई भी कर पाएगी। तो यहाँ हमने लगाया कंप्रेसर। बहुत इंपॉर्टेंट काम और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। अगर ये नहीं चलता तो गैस का मोशन ही नहीं होता और हमारा जो है अंदर डिब्बे के अंदर जो हमें ठंडा रखना है माहौल, वो ठंडा हो ही नहीं पाता। तो कंप्रेसर का काम सिर्फ ये है कि ये जो हॉट गैस आई है लो प्रेशर पे, इसको हम थोड़ा धक्का लगा दें, इसको थोड़ा हम प्रेशर हाई दे दें और ये हाई प्रेशर पे ये हॉट गैस एंटर करती है। हाई प्रेशर दिया, हॉट गैस कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? हॉट लिक्विड के अंदर हाई प्रेशर पे। और ये हॉट लिक्विड पे हाई प्रेशर में एंटर करता है और ये पूरे इस कंडेंसर, ये देखो यहाँ से इस तरह से ये कंडेंसर वाली कोयल में ये लिक्विड जा रहा है। ये जानबूझ के ऐसे बनाया है, ये सांप जैसा स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है ताकि इसको ज़्यादा एरिया मिले कूल डाउन होने के लिए। नहीं तो सीधा एक सीधा लाइन बना देते तो कम ही एरिया मिलता है। इस तरह से ट्यूब इस तरह से बनाया है कि ज़्यादा एरिया मिले और वो अपनी पूरी हीट को सराउंडिंग को दे दे। पूरी हीट को क्या दे दे? सराउंडिंग को। अब समझो, सराउंडिंग को जो हीट मिल रही है ना बेटा यार, वो हीट ज़्यादा है। जो यहाँ से इसने हीट गेन किया वो QL है, साथ में कंप्रेसर ने जो W वर्क किया ना वो, तो QL प्लस W मिल के बाहर निकल रहा है। इसीलिए फ्रिज के पीछे हमेशा हीट ज़्यादा होती है। हमारे AC का जो कंप्रेसर हो रहा है वो भी ज़्यादा हीट फेंकता है। हमें लगता है ना कभी हमारा अंदर तो इतना हीट था नहीं, बाहर उससे ज़्यादा फेंक रहा है। द रीज़न वो अंदर की हीट प्लस उसको चलाने के लिए जो वर्क किया गया है वो वर्क प्लस वो अंदर का हीट मिल कर बाहर निकलता है, मिलकर बाहर QH निकलता है। तो हीट दे दिया। अब यहाँ पर आया तब क्या हुआ? कोल्ड लिक्विड हुआ और किस पे है? हाई प्रेशर पे है। तो एक्सपांशन वाल्व वापस से उस कोल्ड लिक्विड हाई प्रेशर को कन्वर्ट करता है कोल्ड गैस लो प्रेशर में और इस तरह से ये साइकिल जो है हमारा चलते रहता है। इस तरह से ये जो चारों स्टेप्स जो है आप आराम से देख सकते हैं, जो मैंने बोला है वो चारों स्टेप्स यहाँ पे। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, नोजल और हमारा कंप्रेसर दोनों ही एडियाबैटिक प्रोसेस पे काम करते हैं और जो हमारा कंडेंसर है और इवोपरेटिंग कॉइल है वो हमारे हीट जो गेन कर रहा है या हीट रिलीज़ कर रहा है वो करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस पे। वो हमारे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन और हीट रिलीज़ होती है। क्लियर? तो आई होप मैंने कोशिश किया है रेफ्रिजरेटर को
और इस पूरे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्रिस्प तरीके से शॉर्ट वे में जल्दी समझाने की कोशिश की है। अगर कोई दिक्कत आए वापस से वीडियो पीछे जाओ और जो है देख लीजिए। फिर भी दिक्कत है तो आप मुझे जो है लेक्चर में कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,